अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अली हमज़ा और मैं हूँ आप लोगों का फिज़िक्स टीचर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिज़िक्स। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कि जब भी हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में ज़रब करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आएगी। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आती थी, वेक्टर क्वांटिटी आती थी, जिसकी मिसाल मैंने आप लोगों को दी थी F इज इक्वल टू ma। अब मैथ जो m जो है वो मैथ है और मैथ हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और a जो है वो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी निकली थी, फोर्स आई। और फोर्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी थी, वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी। इज दैट क्लियर? ऐसे ही अब हम लोगों ने देखना है कि जब हमारे पास दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आएगी, वो हम लोगों ने देखना है। तो जब हम लोग इस लेक्चर को प्रोसीड करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जब भी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज आती है। बाज़ औक़ात हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाती है और समटाइम्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो जब भी हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनके नतीजे में स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो उस प्रोडक्ट को, उस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है, जो आने वाला रिजल्ट है हमारे पास, वो अगर वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी तो फिर इस मल्टीप्लिकेशन को, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या नाम देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का हम लोग नाम देंगे और इसको आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने लेक्चर को कि स्केलर प्रोडक्ट मीन दैट, जिसका दूसरा नाम क्या है डॉट प्रोडक्ट, को हम लोग किस तरीके के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारे का सारा मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है क्योंकि हमारा बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी मैंने हर चीज मेंशन कर दी है। लेकिन साथ साथ चलते रहेंगे तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आएगा। प्रोसीड करते हैं अपने इस टॉपिक को, स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट भी हमारे पास इस टॉपिक का नेम है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले बताया है, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में ज़रब करें और उनको ज़रब करने के नतीजे में हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी, जिसको हम लोग रिजल्टेंट क्वांटिटी कहते हैं, वो हमारे पास स्केलर आती है, तो फिर इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। तो इसको डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने क्या किया जी, हमने प्रोडक्ट लिया है, मीन दैट हमने मल्टीप्लाई किया है किसको, दो वेक्टर्स को, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ है, रिजल्ट सा स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास जो क्वांटिटी आए वो कौन सी आए, स्केलर क्वांटिटी आई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, हमारे पास वो है स्केलर प्रोडक्ट। इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, किस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको, a एंड b, दरम्यान में देखिए मैंने डॉट लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। बात की समझ आ गई? तो हमारे पास क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। ये मैंने इसके साथ cos थीटा क्यों लगाया है, ये मैं आप लोगों को अभी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। हमारे पास क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, तो जो एंगल है वो किसके दरमियान है, एंगल हमारे पास वेक्टर a और वेक्टर b के दरमियान है। कौन सा एंगल, ये वाला थीटा वाला है। आगे इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन मीन दैट, हम लोग इसको देखते हैं कि ये मेरे पास a डॉट b से a b cos थीटा कैसे आता है, उस चीज को देखते हैं जी। फिजिकल इंटरप्रिटेशन, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। अब बेसिकली होता क्या है, गौर से समझिएगा, ये जो हमारे पास a है, ये वेक्टर a की मैग्नीट्यूड है। मैंने यहां पर लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मिकदार। b cos थीटा, अब जो है ये मेरे पास एक प्रोजेक्शन है,
ये कंपोनेंट है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि किसी भी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम लोग cos थीटा से डिनोट करते हैं, एक को हम लोग sin थीटा के साथ डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास वेक्टर b है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका कंपोनेंट b cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो क्या होगा हमारे पास b sin थीटा। लेकिन हम लोग इसके अंदर b cos थीटा यूज कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। बात की समझ आ गई? इसको और भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ b ऑन a। कैसे? कि मेरे पास ये वेक्टर b है, इसका देखें कंपोनेंट, वेक्टर b के दो कंपोनेंट्स बनते हैं ना, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि b cos थीटा है वो यहां तक, और दूसरा b sin थीटा वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये वाला। मैंने क्या कहा है, कंपोनेंट ऑफ b ऑन a, ऑन वेक्टर a है ना, तो वेक्टर a तो मेरे पास ये है, तो इसके ऊपर b का कौन सा कंपोनेंट है, cos थीटा। तो मैंने वही नहीं लिखा होगा, तो मैं इसको कह सकता हूं कंपोनेंट ऑफ b ऑन a। तीसरा नाम इसका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, किसी भी साइड को कहते हैं हम। तो हमारे पास क्या है कि प्रोजेक्शन मीन वेक्टर b का जो हमेशा प्रोजेक्शन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो वो भी क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हमारे पास। ये हमारे पास इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग। एग्जांपल हमारे पास देखिए, हमारे पास एक बहुत ही फेमस एग्जांपल इसकी है वर्क डन की। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। As you know that force is the vector quantity and displacement is the vector quantity, mean that हमारी जो कंडीशन थी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो तो यहाँ पर पूरी हो गई। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, वो ये है कि इन दोनों के नतीजे में जो क्वांटिटी आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, स्केलर, और वर्क हमारे पास क्या है, एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। वर्क हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको फोर्स को f से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को d से डिनोट करते हैं, और ऊपर देखिए मैंने एरो हेड्स लगा दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं हम लोग। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पर खत्म किया था तो साथ क्या आ गया था, cos थीटा आ गया था, तो यहाँ पर भी साथ क्या आ गया, cos थीटा। लेकिन यहाँ पर जो f भी है d भी है, तो इनमें से एक जो है वो कंपोनेंट है और दूसरा वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो जो मेरे पास d है वो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो f cos थीटा है वो वेक्टर फोर्स का कंपोनेंट है। कैसे? ये देखिए मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया होगा, देखते हैं जी कैसे। हमारे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हम लोगों ने क्या किया हुआ, रस्सी बांधी हुई है और उसको ऐसे खींच रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग ब्लॉक नीचे है, रस्सी बांध कैसे खींच रहे हैं, तो क्या ब्लॉक ऊपर की तरफ आ जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉक क्या करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता रहता है आगे की तरफ। मीन दैट ब्लॉक को फोर्स लगा के ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, लेकिन ब्लॉक इधर मूव करता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ब्लॉक मूव करता है। अब इसका मतलब क्या है, ब्लॉक फोर्स के इसके ऊपर दो कंपोनेंट्स लगते हैं। इधर ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास इसी के ऊपर। एक हमारे पास f cos थीटा है और एक हमारे पास f sin। और वर्क डन के लिए कंडीशन क्या है जी, वर्क डन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, आप लोगों को रिवाइज करवा दूं कि वर्क डन जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या थी इसकी वर्क डन जी। वर्क डन के लिए हमारे पास फोर्स लगनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का कवर होना बहुत जरूरी है। पहली बार फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो या फिर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो देखें डिस्प्लेसमेंट तो इधर कवर हो रहा है, लेकिन फोर्स के जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा, f cos थीटा वाला हमारे पास होगा। ये f cos थीटा वाला हमारे पास होगा। तो f sin थीटा की वजह से कोई भी वर्क नहीं हुआ, तो f sin थीटा हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जब भी आप लोग डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हर जगह पर कौन सा आएगा, cos थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही हमारे काम का होगा, साइन कंपोनेंट कभी भी हमारे काम का नहीं होगा डॉट प्रोडक्ट के। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने बी cos थीटा कहा था ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी। ऐसे यहाँ पर किसकी प्रोजेक्शन है? फोर्स की, ये वाली प्रोजेक्शन है। तो मैंने लिख दिया वर्क इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं? इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता कैसे है वो भी आप लोगों को बता दूं। क्वेश्चन ये आता है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन दैट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर ये क्वेश्चन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्या है जी? मैंने दो तरह का प्रोडक्ट लिया है। एक मैंने लिया है a डॉट b, दूसरा मैंने लिया है b डॉट a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो a डॉट b है वो b डॉट a के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग अभी देख लेते हैं क्या वो बराबर आता है। तो पहला वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन, मीन दैट वेक्टर b का प्रोजेक्शन मैंने b cos थीटा की फॉर्म में यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें क्या बन गया? a b cos थीटा मेरे पास आंसर। ऐसे ही हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, सॉरी दूसरे पॉइंट के अंदर, कि हमारे पास अब मैंने b डॉट a किया हुआ, b डॉट a किया तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैंने लिख ली और दूसरा वेक्टर जो a है उसकी प्रोजेक्शन b के ऊपर जो a cos थीटा आ रही है वो मैंने यहां पर लिख दी। तो इसको फिर b को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? a b cos थीटा। मीन दैट देखिए a डॉट b की जो वैल्यू आई है वो भी a b cos थीटा है, जो b डॉट a की वैल्यू आई है वो भी a b cos थीटा है। हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। मीन दैट हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है, जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है। उसके बाद टू परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब क्या कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। हमारे पास क्या है? a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। ये तो भी फॉर्मूला खोलना आता है ना हम सब लोगों को। तो थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास एंगल आएगा। एंगल कितना है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान? 90। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 90 पुट कर। उसके बाद cos 90 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो cos 90 की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया? 0। 0 इनटू a b, तो हमारे पास क्या? a डॉट b इज इक्वल टू 0। मीन दैट अगर आप लोग कोई भी दो वेक्टर्स ले, दोनों के दरमियान एंगल 90 का होगा तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। उनका प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। इसको हमारे पास यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में हम कैसे मेंशन करेंगे? i डॉट j। आपको पता है i किसके लॉन्ग होता है? x एक्सिस के, j किसके? y एक्सिस के। ये हमारे पास अगर x एक्सिस है, ये हमारे पास अगर y एक्सिस है, तो दोनों के दरमियान एंगल कौन सा होगा? 90 का। तो हमारे पास क्या है? i j मीन दोनों की मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री, और cos 90 अभी मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। ऐसे ही j डॉट k के दरमियान एंगल 90, तो cos 90 0, तो मल्टीप्लाई 0 करने से पूरे का पूरा फैक्टर 0। ऐसे ही k डॉट k हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ये बातें, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप सब लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया। उसके बाद पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कब होते हैं? जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी हमारे पास, तो फिर उनके दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री का उसके दरमियान एंगल होगा। ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा आना था, तो थीटा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो मैंने क्या कर दिया? डायरेक्ट 0 पुट कर दिया। और cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 इनटू a b मीन दैट अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 0 का एंगल हो, अगर दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हो और दोनों हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो उनका, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी हमारे पास वैल्यू। तो वर्क डन एग्जांपल देके कहते हैं, अगर मैंने सारी की सारी फोर्स इसी लाइन के क्रॉस लगाता तो इसमें ज्यादा वर्क नहीं था करना, ऐसा ही है ना। तो वही बात क्या है? जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी क्वांटिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी हमारे पास। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखी यहाँ पर बात? प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल आता है? इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है a, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड b, तो जब मैंने दोनों का पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट लिया तो किसके इक्वल आया, दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट में, दोनों की मैग्नीट्यूड को आपस में ज़रब करने से जो जवाब आता है वो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल एंगल कौन होता है 180, मैंने ड्रॉ कर दिया। सेम वैसे ही a डॉट b a b cos थीटा की जगह पर 180 cos 180 -1, तो क्या बन जाएगा -1 मीन रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव रहेगा। सेल्फ प्रोडक्ट होगा तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब सेल्फ प्रोडक्ट के अंदर a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक वेक्टर है मीन दैट अब ब्लैक के साथ रेड को मैं नहीं लेके आ सकता, मुझे रेड के साथ अब दूसरा वेक्टर चाहिए, वो भी रेड ही चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर a है तो साथ दूसरा वेक्टर भी वेक्टर a ही होगा। अगर ये 5 न्यूटन की फोर्स है तो ये भी 5 न्यूटन की फोर्स ही होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो a cos, तो डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल क्या बनेगा 0, तो हमारे पास cos 0 = 1, तो a = डबल a, और दोनों का क्या आ जाएगा a²। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स ओन मैग्नीट्यूड। देखिए इसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की कितनी होती है a, तो उसके स्क्वायर के बराबर नहीं आती इसकी मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, i डॉट i, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल क्या बनेगा हमारे पास 0 डिग्री हमारे पास एंगल, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास j डॉट j 0 डिग्री, हमारे पास 1, k डॉट k 0 डिग्री, तो 1 मीन मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास जो है वो ये है जी, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर a के मैंने कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं, मैक्सिमम काफी ज्यादा होते हैं, अनलिमिटेड कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर मैंने x y z के अक्रॉस मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। a = axi ayj azk, b = bxi byj bzk। अब दोनों को मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कि मेरे पास ये वैल्यू आएगी a डॉट b = axi, पहले वेक्टर a की मैं वैल्यू लिख लूंगा यहाँ पर, फिर वेक्टर b की वैल्यू लिख लूंगा। अब साथ साथ चलिएगा इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आपको एक शॉर्ट सा तरीका बताऊंगा, फिर आपको ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके जहाँ तक जो मेथड है वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, मैंने ax को bx से मल्टीप्लाई कर दिया, ax को bx से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका i और इसका i क्या आ गया i डॉट i आ गया। फिर इस ax को by से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया ax ये आ गया, by ये आ गया, और इसका i और इसका ये j क्या बन गया i डॉट j बन गया। ऐसे ax को मैंने bz के साथ मल्टीप्लाई किया तो ax bz और इसका ये i और इसका ये k i डॉट k आ गया मेरे पास, फिर प्लस का निशान, और अब a y j को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया ay into bx, इसका j और इसका i क्या आ गया j डॉट i आ गया हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करूंगा b by j के साथ तो क्या a by into j डॉट j आ गया। ऐसे ही a by bz के, तो इसी के साथ क्या हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें जो बात नोट करने की वो ये है, i डॉट i किसके इक्वल था, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास i डॉट i किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 1 into ax bx, तो क्या आ जाएगा ax bx। उसके बाद i डॉट g हमारे पास किसके इक्वल होता है, i डॉट g हम लोगों ने पढ़ा था किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो 0 into ax b by 0, तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट हमारे पास i डॉट k हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास i डॉट k हो या k डॉट i हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ k डॉट i इज इक्वल टू i डॉट k, दोनों का जवाब क्या आता है सेम आता है, तो k डॉट i अगर 0 है तो i डॉट k भी क्या होगा 0, तो मेरे पास i डॉट k 0 0 into ax bz 0, तो मैंने उसको यहाँ पर नीचे नहीं। अब मेरे पास j डॉट i आ गया, j डॉट i हमारे पास क्या होता है जी, j डॉट i हो या फिर i डॉट j हो, हमारे पास वैल्यू क्या आती है 0, तो मेरे पास क्या है 0 into ax ay bx, वैल्यू 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब j डॉट j आ गया, और j डॉट j किसके इक्वल होता है, j डॉट j 1 के इक्वल, 1 into ay by, तो क्या आ गया ay by मैंने यहाँ पर। ऐसे ही आगे करते जाएंगे, ये भी मेरे पास 0 हो जाएगा क्योंकि j डॉट k है,
ये k डॉट i है ये भी 0 हो जाएगा, k डॉट j है ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन j डॉट j जो है j डॉट j किसके इक्वल है हमारे पास, j डॉट j 1 के इक्वल है, और ये k आएगा हमारे पास k डॉट k, क्योंकि ac है bc है तो k डॉट k हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, k डॉट k किसके इक्वल है 1 के इक्वल, 1 into ac bc, तो ये मेरे पास ac bc है। अब इसमें आसान तरीका क्या था, आसान तरीका ये था कि अगर ax है तो bx से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब क्या, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, ax को bx के साथ लिख दे, ay को by के साथ और az को bz के साथ लिख दे, बात खत्म। बाकी पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इस इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दे दिया, a डॉट b किसके इक्वल होता है, a b cos थीटा के इक्वल होता है ना हमारे पास, तो मैंने उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो a b cos थीटा इज इक्वल टू ax bx ay by az bc मेरे पास है। उसके बाद cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, a b इधर जाके डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो मैंने क्या किया इस a b को इधर जाके डिवाइड कर दिया, और मुझे अगर एंगल चाहिए तो cos इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ax bx, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इस तरीके के साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हर दफ़ा एक्सपेक्टेड होता है और बहुत दफ़ा तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है। मज़ीद आप लोगों को गाइड करते रहेंगे हम लोग, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।